गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर है जैव प्रक्रम नियंत्रण एवं समन्वय। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि नियंत्रण और समन्वय क्या होता है, किस तरह से शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है और सारे अंगों में तालमेल किस तरह से बिठाया जाता है। और उसके बाद हम पढ़े थे तंत्रिका कोशिका की संरचना। तंत्रिका कोशिका को तंत्रिका तंत्र की इकाई कहा जाता है और उसकी संरचना के बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। हम अब आज दूसरा तंत्रिका तंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण भाग पढ़ने वाले हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का, है ना। तंत्रिका तंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? मस्तिष्क है। और मस्तिष्क जो है कहाँ पर स्थित होता है? मस्तिष्क खोपड़ी में एक मस्तिष्क कैविटी स्थित होती है। खोपड़ी या स्कल के अंदर में एक मस्तिष्क गुहा स्थित होती है। वहाँ पर मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो स्थित होता है। मस्तिष्क बाहर से एक पतली झिल्ली, संयोजी ऊतक की बनी हुई झिल्ली से, इस तरह से ये मस्तिष्क होता है। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। बाहर से एक पतली झिल्ली से घिरा होता है और ये संयोजी ऊतक का बना होता है। इसको हम कहते हैं मेनिंजेस। चूंकि मेनिंजेस या मस्तिष्क आवरण, क्या कहेंगे? मस्तिष्क आवरण या मेनिंजेस कहते हैं। चूंकि मानव मस्तिष्क जो है वो बहुत ही कोमल अंग है और इसकी सुरक्षा की जरूरी है, तो सुरक्षा के लिए 2 उपाय किए गए हैं इसमें। एक होते हैं, एक तो पहला होता है बाहर की ओर जो आवरण उपस्थित होता है, कोशिका झिल्ली, इसमें झिल्ली जो पाया जाता है उसको कहते हैं मेनिंजेस। ये झिल्ली कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक का बना होता है और उसके बीच में, मस्तिष्क और मेनिंजेस के बीच में एक तरह का द्रव भरा रहता है। इस द्रव को कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। यह विशेष प्रकार का एक द्रव, अर्ध तरल द्रव भरा रहता है और यह द्रव और झिल्ली, इसके ऊपर में होता है स्कल या खोपड़ी, है ना। तो खोपड़ी, कोई भी उछाल हो या मस्तिष्क में यदि कोई बॉल मान लो चोट लग रहा है तो सीधे मस्तिष्क पे ना लगकर, चोट ना लगकर उस किसमें लगेगा? स्कल में। और स्कल का जो धक्का है मस्तिष्क में ना लगे उसके लिए विशेष प्रकार का ये द्रव पाया जाता है। उस द्रव को कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या द्रव कहा जाता है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है जो मस्तिष्क को झटके से बचाता है। ठीक है। मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो 3 मुख्य हिस्से में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है उसको कहते हैं, उसका नाम है सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क का नाम क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। जो पृष्ठ भाग, पश्च भाग और अग्र भाग को, अधिकांश भाग को घेरे हुए रहता है और ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसको कहते हैं सेरिब्रम और यही मनुष्य की बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है ना। इसमें विशेष प्रकार की ये फोल्ड्स पाए जाते हैं और इन फोल्ड्स को कहा जाता है गाइरस और सल्कस। इन्हीं फोल्ड्स किया, ये इन्हीं उभार और इस तरह से खांच पाए जाते हैं या फोल्ड पाए जाते हैं। इन्हीं फोल्ड की वजह से ही इनमें माने बुद्धि और चतुराई को नापा जाता है। ये मस्तिष्क की सरफेस एरिया को, सेरिब्रम के क्षेत्रफल को वृद्धि करते हैं। ये सल्कस और गाइरस जो होते हैं, यदि इनमें जिन व्यक्तियों में सल्कस और गाइरस अधिक हैं तो उनका सेरिब्रम अधिक विकसित होगा, माने तंत्रिका कोशिकाओं के लिए अधिक सरफेस मिलेगा, अधिक सरफेस एरिया रहेगा और उसकी वजह से फिर उसका बुद्धि जो है वो अधिक होता है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? सबसे पहला अग्र मस्तिष्क या सेरिब्रम होता है जो मनुष्य के मस्तिष्क का अधिकांश हिस्सा को घेरे हुए रहता है। ठीक है। उसके बाद ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। इसका अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, स्मरण की शक्ति, आवाज, है ना, और भावना आदि, जैसे कि रोना, खुश होना, इन सब का केंद्र क्या है? अग्र मस्तिष्क या सेरिब्रम है। सोचना, समझना, तर्क करना, स्मरण शक्ति, मेमोरी, और आवाज, भावना, रोना, खुश होना, ये सब क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अग्र मस्तिष्क के द्वारा ये क्रियाएं संपादित किया जाता है। साथ ही साथ वातावरण के तापमान की, गर्मी ठंडी का भी एहसास होना या दर्द का होना, जैसे तेज दर्द, कोई चोट लग गई और दर्द हो रहा है तो दर्द में रो देना या फिर दर्द को सहन कर सकने की क्षमता, ये सारी क्षमताएं जो होती हैं वो किसमें होती हैं? अग्र मस्तिष्क में। इसका और अग्र मस्तिष्क में होता है कौन कौन सा? बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, सोचना समझना, स्मरण शक्ति, आवाज, भावना, जैसे कि रोना, खुश होना आदि, और तापमान, जैसे गर्मी और ठंडी का एहसास होना, दर्द होने पर, माने चोट लगने पर दर्द का होना, दर्द का महसूस करना,
और दर्द होने पर रोना, अधिक हो रहा है तो रो देना, और कम हो माने बर्दाश्त कर लेना, दर्द को सहन कर लेना या बर्दाश्त कर लेना आदि सब जो है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, कौन सा मस्तिष्क कार्य करता है, सब का अग्र मस्तिष्क या सेरिब्रम करता है। ठीक है। उसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा कार्य नहीं है, यह संतुलन मतलब आँखों और कान की पेशियों पर नियंत्रित करता है और उनकी क्रियाओं को नियंत्रण करता है मध्य मस्तिष्क। आँख और कान की क्रियाओं को मध्य मस्तिष्क जो है वो सुनने की क्रिया को और संतुलन की क्रिया को, शरीर में कान के द्वारा ही संतुलन किया जाता है, तो कान से सुनकर ही बैलेंस होता है। तो संतुलन और आँखों की पेशियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। उसके बाद आते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होता है, पश्च मस्तिष्क को कहते हैं, ये इसमें दो हिस्सा होता है, सेरिबेलम और मेडुला। तो सेरिबेलम जो होता है या उसको अनुमस्तिष्क कहा जाता है, ये सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क और मेडुला दो भागों में बटा है। तो सेरिबेलम जो होता है या अनुमस्तिष्क, उसका कार्य होता है समन्वय करना, संतुलन करना और ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करना। तो पश्च मस्तिष्क जो है वो हमारे शरीर का समन्वय और संतुलन माने सीधे खड़े रह पाने की क्षमता किस मस्तिष्क के कारण है, समन्वय के कारण क्षमता किसके कारण है, सेरिबेलम के कारण। और ऐच्छिक गतियों का, जैसे हाथ पैर को हम हिला पा रहे हैं तो वो किसके कारण हिला पा रहे हैं, कहाँ पर से हो रहा है उसका नियंत्रण, सेरिबेलम से या अनुमस्तिष्क से हो रहा है। तो ये पिछला मस्तिष्क जो है पश्च मस्तिष्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि यह क्रियाशील नहीं रहेगा तो शरीर में बिल्कुल बैलेंस नहीं रहेगा और सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे, हाथ पैर की पेशियां जो है वो नियंत्रण में नहीं रहेंगी। तो फिर नियंत्रण में नहीं रहेंगी और आप संतुलन में नहीं रहोगे और सीधे खड़े नहीं रह पाओगे, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि यदि हमारा अग्र मस्तिष्क थोड़ा कम विकसित है और मंद बुद्धि है तो चल जाएगा, लेकिन संतुलन बैलेंस नहीं है बॉडी में, और क्या बोलते संतुलन नहीं है और आप हाथ पैरों को हिला नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर वो और कठिन परिस्थिति को पैदा करता है। तो इसलिए मध्य पश्चिम मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही साथ पश्चिम मस्तिष्क में जो पाया जाने वाला मेडुला है उसमें हृदय की धड़कन, देखिए ये तो ऐच्छिक क्रियाओं का, ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण भी हो रहा है और साथ ही साथ अनैच्छिक गति जैसे कि महत्वपूर्ण क्रियाओं, जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है, मेडुला के द्वारा। जैसे श्वास की गति का नियंत्रण, हृदय की धड़कन का नियंत्रण, खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का पाचन, उत्सर्जन आदि समस्त जैविक क्रियाओं का, अन्य जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है, मेडुला के द्वारा। तो पश्च मस्तिष्क में महत्वपूर्ण दो कार्य हो रहे हैं, एक तो ऐच्छिक क्रियाओं का भी नियंत्रण और अनैच्छिक क्रियाओं का भी कार्य, नियंत्रण का कार्य पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो मेडुला होता है पश्च मस्तिष्क का, उस वो मेरु रज्जु से, मेरु रज्जु इधर रीढ़ की हड्डी होती है, आगे की ओर बढ़ने पर ये रीढ़ की हड्डी रहेगी, तो मेरु रज्जु से मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, मेडुला कर रहा है। मतलब आवेग जो है वो इस तरह से तंत्रिकाओं के द्वारा मेरु रज्जु में आएंगे और मेरु रज्जु से कहाँ जाएंगे, मेडुला के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि ये मेरु रज्जु को मस्तिष्क से जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब शरीर के अन्य भागों की संवेदनाओं और आवेगों को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर मेडुला के थ्रू होके, यानी इसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो ये जोड़ का कार्य करता है, दोनों के बीच के जोड़ का कार्य करता है। तो ये आप परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में ये पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप सिंपल सा बनाने की कोशिश किया है मैंने, इसको आप बनाकर अभ्यास कर लीजिए। अग्र मस्तिष्क, ये है मध्य मस्तिष्क और नीचे की ओर ये पश्च मस्तिष्क, तो इसको सेरिब्रम नाम दिया गया है। ये मध्य मस्तिष्क, ये सेरिबेलम है अनुमस्तिष्क और ये है मेड्यूला। तो इसको अच्छे से ये चित्र आप बनाकर नोट कर लीजिए और उसके कार्यों को। तो ये एक प्रश्न यही बनता है कि इसका नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा ये बनता है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य बताइए। तो आप सिर्फ 10वीं की कक्षा में इतना ही बताना पर्याप्त है कि अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च मस्तिष्क कौन कौन के, इनके कार्य क्या क्या है। तो ये कार्य आप लोग नोट करके लिख लीजिए। ये हो गया मस्तिष्क की संरचना और उसके कार्य। इसके बाद हम पढ़ चुके मस्तिष्क की संरचना। अब हम पढ़ते हैं मेरु रज्जु की संरचना किस तरह की होती है। मेरु रज्जु अर्थात स्पाइनल कार्ड, जो मस्तिष्क की गुहा से, है ना, मस्तिष्क से पिछला मस्तिष्क जो होता है मेडुला, वहाँ से नीचे की ओर आगे जो बढ़कर एक लंबी नलिका बनाता है। इस तरह से हम मस्तिष्क पढ़े हैं।
मस्तिष्क से नीचे की ओर ये मेडुला पड़े थे, मेडुला से नीचे की ओर जो इस तरह से आगे बढ़ी हुई पतली खोखली संरचना होती है, इस तरह की नाल के समान संरचना होती है, उसको कहते हैं मेरुरज्जु, है ना। तो ये मेरुरज्जु खोपड़ी के नीचे एक फोरामेन मैग्नम नामक एक छिद्र होता है, वहां से आगे की ओर बढ़कर नाल के समान संरचना बनाता है, जो चारों तरफ रीढ़ की हड्डी के अंदर धंसा हुआ रहता है। इस तरह से मान लीजिए ये रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डियां हैं, तो उसके बीच में, रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो नाल होता है, उस नाल के अंदर से घुसकर निकला रहता है मेरुरज्जु, ठीक है। तो ये मेरुरज्जु की निकलता है, ये खोपड़ी के पिछले सिरे से या स्कल के पिछले सिरे से निकलकर सीधे ये पश्च भाग तक जाता है। पूरे स्पाइनल मेरुरज्जु पूरे रीढ़ की हड्डियों के साथ साथ चलता है और अंत तक जाकर पिछले सिरे में जाकर समाप्त होता है। तो ठीक है, मेरुरज्जु को यदि काट कर देखा जाए तो उसमें इस तरह की संरचना दिखाई पड़ती है। क्या क्या दिखाई पड़ता है इसमें, देखिए, काटने पर ये ऊपर की ओर एक पृष्ठ खांच होता है और नीचे की ओर एक अधर खांच होता है, डॉर्सल नोच और वेंट्रल नोच इसको कहा जाता है, वेंट्रल फिशर, है ना, वेंट्रल फिशर। और उसी तरह से ये क्या है, डॉर्सल फिशर, इस तरह का। और ये मुख्य रूप से दो भागों में बीच में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, इस तरह का ये तितली नुमा संरचना दिखाई पड़ रहा है। इसको कहते हैं भीतर की ओर धूसर द्रव या ग्रे मैटर कहा जाता है, जो विभिन्न तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और बाहर की ओर जो द्रव पाया जाता है इसको व्हाइट मैटर या सफेद द्रव कहा जाता है, ठीक। उसके बाद ऊपर की ओर जो उभार स्थित होता है उसको कहा जाता है पृष्ठ उभार, और नीचे की ओर का उभार होता है वो अधर उभार। तो इन उभारों से तंत्रिकाएं निकलती हैं। पृष्ठ उभार से जो तंत्रिका निकलती है उसको कहेंगे डॉर्सल, डॉर्सल साइड से जो निकलती है उसको कहेंगे सेंसरी या संवेदी तंत्रिका। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, सेंसरी, सेंसरी नर्व या संवेदी तंत्रिका निकलती है। और वेंट्रल साइड से प्रेरक तंत्रिका का निकलती है ना, वेंट्रल साइड या अधर साइड से निकलती है, नीचे की ओर प्रेरक तंत्रिका और ऊपर की ओर संवेदी तंत्रिका होता है। तो इस तरह से ये डॉर्सल खांच, पृष्ठ खांच और अधर खांच दोनों के बीच में, यहाँ देखिए ग्रे मैटर या धूसर द्रव है, वहां पर एक नाल के समान गोल संरचना दिखाई पड़ रहा है, इसको कहते हैं केंद्रीय नाल, ठीक है। अब ये हो गया उसकी संरचना। अब ये मेरुरज्जु कार्य किस तरह से करता है, मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करना। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहेंगे, जो एक झटके के साथ में जो रिएक्शन होता है, बाहर की प्रतिक्रिया, बाहर का कोई भी उद्दीपन अचानक से, जैसे मान लीजिए स्विच उभा दिए हाथ में तो तुरंत से हाथ का हटना, है ना, अचानक से माने खाना को देखकर मुंह में लार का आना, और कई प्रकार का इसी तरह का प्रतिक्रिया जो अचानक से होता है, उन सब जो हमारे मस्तिष्क का उन पर नियंत्रण नहीं होता है, उन क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। तो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, है ना, जो मस्तिष्क के द्वारा नहीं होता है और मेरुरज्जु के द्वारा होता है, उस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, बाह्य उद्दीपन के प्रति अचानक से होने वाली प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। और प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। तो उसे किस तरह से करता है ये हम देखते हैं। मेरुरज्जु के द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहेंगे, वे क्रियाएं जो किसी बाह्य उत्तेजना या उद्दीपन के कारण प्रतिक्रिया के रूप में, बाह्य उत्तेजना या उद्दीपन के कारण प्रतिक्रिया के रूप में अनैच्छिक रूप से होती है। मतलब इसमें ब्रेन का या मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है, और ये अनैच्छिक रूप से, वैसी क्रियाओं को क्या कहते हैं जिसमें मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं, अनैच्छिक, अनैच्छिक रूप से होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। और इनका नियंत्रण किसके कारण हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, मेरुरज्जु के द्वारा हो रहा है। तो इसका उदाहरण क्या होगा, और इसमें सोचने समझने का बिल्कुल समय नहीं रहता है। ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाओं में सोचने समझने का समय नहीं रहता। मान लीजिए कि कोई आपके हाथ में पिन चुभा रहा है तो आप पहले सोचेंगे नहीं, पहले हाथ हटाएंगे। तो वो इस तरह का नियंत्रण किसके कारण हो रहा है, मेरुरज्जु के कारण हो रहा है। जैसे धमाका हुआ, तेज बम फूटा, तो तुरंत ही आपका मुंह खुल जाता है। तो इसमें आप दिमाग नहीं लगाते हैं, सोचते समझते नहीं है, बल्कि ये नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु के कारण होता है। जैसे मिठाई सामने रखा है तो मुंह में लार आ जाता है, या खट्टी चीज़ों को देखकर मुंह में लार का आ जाना। तो इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं वो किसके कारण नियंत्रित हो रही हैं, मेरुरज्जु के कारण। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो ये किस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए कि एक गर्म बर्तन, यहाँ पर पानी बन रहा है और भाप है, गर्म बर्तन है, इस गर्म बर्तन को आप टच करते हैं या छू लेते हैं। जैसे ही छूते हैं
तो वहां से क्या है, त्वचा में संवेदी कोशिकाएं उपस्थित हैं जो कि इस संवेदना को, गर्म की संवेदना को ग्रहण करती हैं। ये संवेदी तंत्रिका, संवेदी अंग जो है वो त्वचा में जो उपस्थित संवेदी कोशिकाएं हैं वो ग्रहण करके किसको देंगी, संवेदी तंत्रिकाओं को देंगी। अब ये संवेदी तंत्रिकाएं इस गर्म के सूचना को लेकर जा रही हैं, कहाँ तक जा रही है, मेरुरज्जु के डॉर्सल या ऊपर के हिस्से में लेकर जा रही हैं और यहाँ पर जाकर व्हाइट मैटर से होकर ग्रे मैटर में पहुंचती हैं। और यहाँ पर जो दोनों को जोड़ने वाली, संवेदी और प्रेरक को जोड़ने वाली जो तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं उन कोशिकाओं को देती हैं ये उद्दीपन को। यहाँ पर गर्म का उद्दीपन या जा रहा है यहाँ से सेंसरी नर्व या संवेदी तंत्रिका के द्वारा। यहाँ पर इंटर न्यूरॉन या जोड़ने वाली तंत्रिकाओं के द्वारा ये कहाँ पहुंच जा रहे हैं, ग्रे मैटर से फिर इसमें कहाँ पहुंच जा रहे हैं, देखो प्रेरक तंत्रिका में पहुंच रहे हैं। और ये प्रेरक तंत्रिकाएं जो कि सूचनाओं को लेकर प्रभावी अंगों तक लेकर जाती हैं तो इनको क्या कहते हैं, प्रेरक तंत्रिका। तो अब ये प्रेरक तंत्रिका से गर्म की सूचना कहाँ जा रही है, वापस से कहाँ तक जा रही है, हाथ की पेशियों तक जा रही है। ये देखिए है ना, कहाँ तक जा रही है, वापस से हाथ की, ये इस तरह से यहाँ हाथ की पेशियों तक जाएंगी और ये पेशियों को फिर आदेश देंगी हाथ को हटा लो। तो ये एकदम से विदिन अ सेकेंड, जरा सा देर में ही होता है, इसमें सोचने समझने का समय नहीं लगता, तुरंत ही हाथ हट जाता है और इसमें मस्तिष्क का कोई कार्य नहीं है, मेरुरज्जु का कार्य है। तो इस तरह से मेरुरज्जु के द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन किया जाता है। तो ये इसी तरह का एग्जाम्पल, जैसे एक प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया, जैसे एक मेढक है, मेढक के मस्तिष्क को निकाल दिया गया, उसके बाद उसके पैर में पिन चुभाया गया, मस्तिष्क को निकाल दिया गया डिसेक्शन करके, फिर उसको बंद करके उसके मस्तिष्क में, पैर में मस्तिष्क को निकालने के बाद पिन चुभाया गया, फिर भी मेढक जो है वो पैर हटा लेता है। तो उसका कारण क्या है, मस्तिष्क तो नहीं है नियंत्रण करने के लिए, लेकिन फिर भी मेढक पैर हटा रहा है। तो उसका प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा होती हैं। तो इस प्रयोग को करके देखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो मेढक जो है वो पैर हटा लेता है, किस कारण से, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण। ब्रेन की अनुपस्थिति में भी पैर हटा रहा है, इसका अर्थ क्या है कि इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं वो किसके कारण होती हैं, मेरुरज्जु के कारण होती हैं या स्पाइनल कॉर्ड के कारण होती हैं। तो ये प्रश्न पूछता है कि मेरुरज्जु की चित्र संरचना का चित्र बनाइए, या फिर आपको ये पूछेगा प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, चित्र के द्वारा समझाइए। तो आपको क्या बताना है, मेरुरज्जु का ये चित्र बनाना है जिसमें संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका का चित्र बनाना है, और साथ ही साथ इसमें सूचनाओं का इस तरह से ये जैसे यहाँ से संवेदी तंत्रिका से जा रहा है, ये जाते हुए दिखाना है, और प्रेरक तंत्रिका से इधर की ओर जा रहा है और इधर जाते हुए इस तरह से दिखाना है। ठीक है, तो ये डायग्राम के साथ साथ इसका एक प्रश्न ये तैयार कर लें कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं और प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, चित्र के द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया को समझाइए। या फिर ये इस टाइप का प्रश्न भी पूछ सकता है कि यदि गर्म तवे पर हाथ पड़ जा रहा है तो अचानक से हट जाता है, क्यों? तो आपकी क्या कारण देंगे, प्रतिवर्ती क्रिया, और नियंत्रण किससे, मेरुरज्जु से हो रहा है, मस्तिष्क से नहीं। ठीक है, तो ये हो गया मस्तिष्क की संरचना और मेरुरज्जु की संरचना। इस तरह से मानवों में या जंतुओं में किस तरह से नियंत्रण और समन्वय होता है ये हम पढ़ चुके हैं। उसमें 3 महत्वपूर्ण पढ़ चुके, तंत्रिका कोशिका की संरचना, मस्तिष्क की संरचना और कार्य, और मेरुरज्जु की संरचना और प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्लांट्स में या पादपों में किस तरह से नियंत्रण और समन्वय होता है।